बाबा जी यहाँ पे करते थे उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पर ये कॉपीज़ वगैरह भी रखी जाती थी जिनमें शायद तावीज़ या जो भी उनका कुछ चिला था वो काट कर देते थे। अब आगे आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि इस कमरे में और ऐसी कौन कौन सी चीज़ यहाँ मौजूद थी और यहाँ पर क्या किया जाता था, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि बाबा जी यहाँ पर लोगों को दम दरूद के साथ साथ शायद अद्वियात भी देते थे। और यकीनन ये अद्वियात भी यहाँ मौजूद हैं और ये कोई मेडिसिन गोलियाँ हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं, टैबलेट्स। और इसके ऊपर जो है जो चीज़ मेंशन है और उससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये अद्वियात जो हैं वो नशे के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जो कि इस वक्त मेरे कैमरामैन भी आपको दिखा देते हैं। ये नशा यहाँ पर आए हुए मुरीदों को जो है वो दिया जाता था और उसके बाद उनके साथ क्या सलूक होता था शायद वो अपनी सेंस में नहीं रहते थे और उनको ज़ख्मी कर दिया जाता था। और नाज़रीन, चूँकि ये सिलसिला 2 साल से यहाँ पे जारी था, ज़ख्मी किया जाता था लोगों को और जो मामूली ज़ख्मी होते थे उन्हें बाद में ये टिंचर आयोडीन भी लगाया जाता था ताकि उनके ज़ख्म जो है भर जाएं और लोग इसको शफा समझते थे। उनकी नाख्वानदगी कह लें, तालीम की कमी, जहालत कह लें कि लोग इसको दीन, हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम समझते थे, जो कि इस्लाम हरगिज़ जानवर को मारने की इजाज़त नहीं देता। तो यहाँ इंसानों को किस तरह से मारा जाता था, उनको कत्ल किया जाता था। मज़ीद भी आपको दिखाएंगे कि वो जगह कौन सी है जहाँ पर इंसान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाता था। ये अद्वियात देने का शायद मकसद ये था कि कोई भी अपने होश में होगा तो शायद वो इतनी मार नहीं खाएगा और वो अपने प्यारे अगर उनके सामने दम तोड़ रहे होंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इस तरह के नशावर अद्वियात दे के उनको दीन के नाम पर वरगलाया जाता था और बाद में उनके प्यारों को उनके सामने ही मार दिया जाता था और कहा जाता था कि वो जन्नत में जा चुके, अब बाकी पीछे जो हैं अब उनकी बारी है। और क्या क्या है यहाँ पे वो भी आपको आगे चल के दिखाते हैं। नाज़रीन, एक ये भी जगह बनी हुई है, 4 दीवारी की हुई है, उसको सेहन है, पीछे कमरे हैं। ये चूँकि देगे बनती थी, पूरा लंगर खाना भी यहाँ पे अरेंज किया जाता था। आए हुए मुरीद चाहे ज़ख्मी हैं, चाहे वो जिस भी हाल में हैं, उनके जो मर गए हैं, उनके जो पीछे वर्सा होते थे, उनको खाना भी खिलाया जाता था यहाँ पर। अब ये वो सेहन नुमा जगह है जहाँ पर लोगों को बाहर से वो पीर बाबा, नाम नेहाद पीर बाबा, क्योंकि मैं तो उन्हें पीर बाबा भी कहते हुए मुझे अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है, तो वो गुज्जर साहब उन्हें घसीटते हुए यहाँ लाते थे ज़ख्मी हालत में। और उसके बाद ये वो जगह है, ये खून आप देख सकते हैं कि कितना पड़ा हुआ है। यहाँ पर लाकर एक एक करके उन्हें खंजर मार मार के मार दिया जाता था। उसमें ख़वातीन भी शामिल थीं, उसमें बुज़ुर्ग भी, 20 से लेके 50 एज ग्रुप के लोग यहाँ निशाना बनते थे। और ये खून के निशान बता रहे हैं, उसकी वहशत शायद उसके अंदर से ख़त्म नहीं हो रही थी। वो इंसान नहीं है, कोई खूनखार दरिंदा मैं उसे कहूँगी, वो जानवर है कि इंसान का ज़मीर भी किसी जानवर के बच्चे को मारने के बाद भी शायद कांप जाता है, लेकिन वो तो इंसानों को यहाँ पे मार रहा था। और उसके बाद ये वो बिस्तर पड़े हुए हैं, ये वो रज़ाइयाँ और ये वो गद्दे हैं जो कि मारने के बाद उनके ऊपर दे देता था और उसके बाद एक और को बाहर से पकड़ के लाता था और इस तरह करते करते अपने मुरीदैन को यहाँ पर वो मौत के घाट उतारता गया। क्यों? किसी को पता नहीं चला। क्या ये गांव पाकिस्तान की हुदूद से बाहर था? क्या ये टुकड़ा किसी को नज़र नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है? इस वक्त चूँकि पुलिस ने सारा ये एरिया कॉर्डन ऑफ कर लिया है क्योंकि हाईलाइट मीडिया पे इतना हो चुका है, तो यहाँ कुछ पुलिस एहलकार भी हैं, उनसे कोशिश करते हैं बात करने की। क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार साहब। जब्बार साहब, यहाँ पर इतना कुछ होता रहा, यहाँ पर उर्फ नंगा पीर साहब जो नहीं, इधर पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, 2 साल से नहीं है। इधर जो बाबा आए हैं ना, इनके आने से ये हुआ है, ये भी इतनी देर से नहीं आए, फिर भी ये भी पहले उर्स आया है, उर्स बंद करा दिया गया है, लेकिन ये तो अब पता चला है कि इधर ये हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा अरसा से नहीं, कुछ दिनों से हो रहा है। ये क्या 2 साल से नहीं हो रहा है? नहीं, 2 साल से तो नहीं हो रहा, लेकिन कुछ अरसा से हो रहा है, लेकिन ऐसा काम नहीं हो रहा था कि अंदर वो भी तो यहाँ पे यही कुछ करते थे। नहीं, वो तो नहीं करते थे, ना ही किसी को पता था उनका। ये तो लोग अब मोहल्ले के बता रहे हैं ना, आसपास के जिनके चले गए हैं, ज़ाहिर है वो तो बताएंगे। हम भी लोगों से सुन के पूछ के आए हैं यहाँ पे। ये तो सब अकीदतमंद लोग थे ना। अकीदतमंद तो थे, लेकिन किसी भी दरगाह पे अकीदत के नाम पे इतना जुल्म हो जाए। नहीं, जुल्म का तो अब पता चला ना, ये लोग भी तो लोग मर गए ना, तो फिर तो पता चलना ही था। हाँ, लोग मर गए, वो अकीदत में सारे मर गए। पहले इस्लाम के नाम पर यहाँ पे जो कुछ होता रहा, क्या कानून के रखवालों को? नहीं, ऐसा पहले कुछ नहीं होता रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ये तो अब हुआ है ना। अच्छा, आप लोगों को जब इत्तला दी गई तो यहाँ पे क्या सिचुएशन देखी उस वक्त आके फौरी तौर पे?
जब हम इधर आए हैं तो पता चला है कि इधर कुछ बॉडी पड़ी है। तो हम इधर आए हैं तो इधर कुछ लाशें पड़ी थी 3-4, फिर अंदर गए हैं 3-4 अंदर पड़ी थी। अच्छा। हाँ तो अंदर कौन ले लेके जाता था? वही फिर वही मरीज थे सब। अच्छा। हाँ। ख्वातीन भी थी? खवातीन की लाशें भी थी, 3-4 खवातीन की लाशें पड़ी थी, बाकी मर्द हजरात की लाशें पड़ी थी। क्या बिल्कुल लाशें जो थी वो एक दूसरे के ऊपर पड़ी थी। अच्छा, एक दूसरे के हाँ, ऊपर? एक दूसरे के ऊपर। तो ज्यादातर खंजर के वार किधर किए हुए थे? उनके सीनों में किए हुए थे? कहाँ किए? नहीं, खंजर के मुख्तलिफ वार थे, ज्यादातर डंडों के वार थे। अच्छा। हाँ, डंडों और छोटों के वार थे, सर में वार थे। हाँ। लेकिन ज्यादा वार डंडों के थे। सही। तो कुछ लोग यहाँ पे, क्या आप लोगों को ऐसे भी मिले जो जख्मी थे उस वक्त, उनकी सांसें चल रही थी? नहीं, एक ही था जख्मी, उसको फौरी वो अस्पताल ले गए। वो भी कोई औरत थी। तो लगभग कितनी डेड बॉडीज आपको फौरी यहाँ से मिल गई? तकरीबन 18-19 थी। 18-19। और किसी की डेथ हॉस्पिटल में जाके भी हुई? नहीं, हॉस्पिटल में तो नहीं हुई किसी की डेथ। बस यहाँ पे जितनी डेथ हो इधर ही हुई थी। ठीक। नाज़रीन, ये चूंकि पुलिस मौके पे पहुंची थी और यहाँ पर जितनी डेड बॉडीज उस वक्त मिली वो पुलिस ने फौरी तौर पर जो है पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दी। यकीनन कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। अब चूंकि उस कमरे का भी हम रुख करेंगे कि जहाँ पर इनके कपड़े उतारे जाते थे, ख्वातीन को बरहना किया जाता था, उनकी इज्जतों को तार तार किया जाता था, वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ पे और क्या मिलता है हमें। ये वो कमरा है जहाँ पर लोगों के कपड़े उतरवाए जाते थे। और ये देखिए, ये कपड़े जो यहाँ पर मौजूद हैं और लोग अकीदे की बुनियाद पर यहाँ पर अपने कपड़े उतारते थे और यहाँ से बरहना होके बिना लिबास के मर्द और ख्वातीन एक साथ यहाँ से वहाँ मजमे में जाते थे। यानी कि किसी के तन पे भी कोई कपड़ा मौजूद नहीं होता था। यहाँ से कितने कपड़े मैं दिखाऊं, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और ये शायद बोरियों में भी मौजूद होंगे। अब यहाँ से उन लोगों की जानिब चलेंगे जो बाल बाल बच गए, जो मुरीद थे, जो मुरीद नहीं रहे, उनकी फैमिलीज, ज़ख्मियों से भी कोशिश करेंगे बात करें ताकि हक़ाइक़ आज टीम पुकार अपने नाज़रीन को दिखाए। हमेशा की तरह हमने कोशिश की है कि हम सच से पर्दा उठाएं। वो लोग, उनकी फैमिलीज क्या कहती हैं, वो लोग जो बच गए, जिनको फ़ोन कॉल की गई उस दिन यहाँ से लेकिन वो किसी मजबूरी के तहत नहीं आ सके, उनका अब क्या मानना है? क्या अभी भी अकल से पर्दा उठा या अभी भी उनकी अकल के ऊपर उसी तरह पर्दा बरकरार है? अपनों को खोने का दुख है या शायद अपने बाबा के अरेस्ट होने का दुख है? ये तो चल के उन फैमिलीज से बात करते हैं कि वो अब क्या कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम उन फैमिलीज के यहाँ घर में मौजूद हैं जिन्होंने अपने प्यारों को इस साने में खोया है। ये मुरीद भी हैं और इस वक्त सोगवार भी यहाँ मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि ये सारा माजरा क्या था, क्योंकि ये फॉलोअर थे तो ये वो इनके पीर थे, तो ये सारा हुआ किस तरह से, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खालिद परवेज। खालिद परवेज साहब। खालिद परवेज साहब, आप तो मुरीद थे इन पीर बाबा के? इनके नहीं थे, जो इनसे बड़े थे ना। अच्छा। चौरी अली सरकार, उनके मुरीद थे। ये जो नाच गाना वहाँ चलता था सारा, ये क्या था? कोई पीर ऐसे तो नहीं करता? कभी कभार तो कर ही लेते थे। क्या नाच गाना? हाँ, नाच गाना भी। दीन में नाच गाना कहाँ होता है? दीन में नहीं, वो वैसे दूसरी एंजॉय करने के लिए कभी कभार हो ही जाता है। अच्छा, एंजॉय पीर साहब एंजॉय करते हैं? पीर साहब नहीं, को मरीदों का दिल चाहे तो वो कर ही दो। तो कपड़े जो उतारना, नहीं, कपड़े मैं नहीं, इतने देख के आई हूँ। वो तो उधर की बात है ना। हाँ। इधर नहीं तारे। नहीं, तो मैं वही पूछ रही हूँ, वहाँ जो कपड़े उतारना, ये क्या सिस्टम क्या था ये सारा? ये तो मैं तो उस वक्त नहीं था इधर। हाँ, क्या मुरीद तो थे ना उनके बड़े वाले थे, कुछ तो पता होगा ना। आप लोग सारा फॉलो करते थे तो आपके पीर साहब थे, तो क्या किन अकायद की बुनियाद पे आप उनको फॉलो करते थे? जी, ये बातें जो है ना, ये मेरे से नहीं उनकी हुई। हाँ। ये जो दूसरे जिनकी डेथ हुई है ना, वो उन लोगों को ये इन चीज़ों का पता होगा। आपको कुछ नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं। आपके सामने कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, तो किन बुनियादों पे फॉलो करते थे? वैसे उनका क्या होता था? ज़्यादातर आप लोगों को तलकीन किस चीज़ की करते थे? तलकीन तो जब कोई 5-7 साल पहले, 8 साल पहले तक तो ठीक रहे हैं वो। उसके बाद फिर एक महीना डेढ़ हुआ है कि ऐसी इसकी चेंजिंग आई है इसमें। अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, मैं भी ना चाचा है जी। आप चाचा हैं इनके? आपकी फैमिली के टोटल कितने लोग गए हैं? 6 बहुत हो गए हैं। 6 लोग दुनिया से चले गए। 3 मेरे भतीजे। अच्छा। 2 भतीजियाँ और एक 9 समझ लो।
अच्छा, हाँ जी। तो दुख है उनके जाने का? ਦੁੱਖ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਪੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਪੀਰ ਜੰਮੇ ਨਾ आप ये नहीं समझते ये जाली थे? ਜਾਲੀ लोग चूंकि यहाँ मौजूद हैं, फैमिलीज हैं, दुख अंदर तो है, ठाठे तो मार रहा है क्योंकि अपनों को खोया है, और किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है ये कोई अपना ही जान सकता है। जिस तरह से डंडे उनके सर पे मारे गए, उन मासूमों का कसूर क्या था कि वो सिर्फ फॉलोवर थे, वो जाते थे वहाँ पर, उनको नशावर अद्वियात दी जाती थी और उसके बाद उनके साथ जो सलूक होता था वो शायद पहले वक्तों में बादशाहों के, मुग़लों के दौर में भी शायद जिंदानों में कैदियों के साथ ये सलूक ना होता हो जो दिन दिहाड़े हमारी रियासत पाकिस्तान में, जहाँ पर मीडिया आज़ाद, जहाँ पे अदलिया आज़ाद, जहाँ पर ये सलूक हुआ। लोग इस वक्त अंदर से फट पड़े हैं, उनके अंदर के सुनामी बाहर आ चुके हैं, और जो वो कह रहे हैं कि सज़ा कैसे देनी चाहिए वो तो आप सुन ही चुके हैं। आगे और भी मज़ीद चीज़ें हैं जो आज टीम पुकार आपको दिखाएगी कि असल हक और सच था क्या, ये दरीना दुश्मनी थी, ये अकायद थे, ये क्या चीज़ें थी, या इसके पीछे माजरा कुछ और था। आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। इस वक्त नाज़रीन हम हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पर वो पेशेंट मौजूद हैं जो कि बैडली इंजर्ड हैं। उनके साथ वहाँ बीती क्या थी, हुआ क्या था, वो उन्हीं से जान लेते हैं इस वक्त उनकी कंडीशन क्या है। डॉक्टर से भी पूछेंगे, पहले उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम। हुआ क्या वहाँ पे उस दिन? बस कोई समझ नहीं आई, किसी को भी नहीं से बात कर लो। जाते देखा क्या था वहाँ पे, हो क्या रहा था? जाते तो पता चलता ही है ना। जाते बैठे कुछ भी नहीं होया, बस गए सामने कमरे में बैठे। एक लड़का वो डीएसपी का, उसने सोटी मारी, उसका मारो, बस इतना वाक्या। एक डंडा आपको पड़ा जाते है, उसके बाद आपको नहीं पता? ना, नहीं पता। नाज़रीन और भी लोग हैं, इंजर्ड हैं, कोशिश करते हैं उनसे भी बात करें कि वहाँ पे उस दिन हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? काशिफ। काशिफ। काशिफ आप मुरीद थे वहाँ पे? कहाँ चोटें आई हैं आपको? मेरी ये कमर पे और बैक, सर की बैक साइड पे। वहाँ पे देखा क्या जिस वक्त आप गए थे? मैंने कुछ भी नहीं देखा, मुझे तो लड़का गांव से लेके आया, उसने मुझे बुलाया वहाँ पे, तो कहता आओ दरबार पे चलें। मैं उसके साथ दरबार पे आया, तो वहाँ पे आया तो उसने मेरे सर में, वो जो खड़ा हुआ था वहाँ पे लड़का, उसने सर पे डंडा मारा। वो शदीद उसने मारने के बाद जब मैं बेहोश हो गया, उसने बोला ये मर गया, इसको फेंक दो। आपको आवाज़ आई है? जी, बेहोशी में सिर्फ इतनी ही सुनाई दी है। बेहोशी में आवाज़ आई कि नहीं बेहोशी में थे? फुल बेहोश था मैं। अच्छा, फिर आवाज़ चली गई आपको? जी, मुझे इतना सुनाई दिया कि ये मर गए, इसको फेंक दो। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ और आवाज़ें सुनाई दी? अगर इतनी आवाज़ आई तो फिर पीछे से किसी और के आने की भी आई होगी आवाज़? और आवाज़ें कोई नहीं आई। नहीं आई? तो आपसे पहले भी वहाँ अंदर कोई लोग ऐसे पड़े हुए थे जो मरे हुए थे? जहाँ मुझे फेंका गया वहाँ पे पड़े हुए थे। कैसे पता? आप तो बेहोश थे। जब मैं होश में आया वहाँ से भागा ना। आप भागे वहाँ से? जी। अच्छा, पुलिस आ चुकी थी उस वक्त तक? नहीं, कोई नहीं आई थी। पुलिस नहीं आई थी, आप खुद ही भागे? जब मैं वहाँ पे पड़ा तो थोड़ी देर बाद मुझे होश आई, फिर मैंने इधर उधर देखा तो काफ़ी लोग पड़े हुए। पुलिस को इतला किया आपने? मेरे पास कुछ नहीं था। वहाँ से भाग के कहाँ गए? फिर वहाँ से मैं घिसटता निकला बाहर। फिर वहाँ पे वो तकरीबन 1-1.5 एकड़ का फासले पे एक डेरा था, वहाँ पे फिर मैं पैदल। आप लोगों के कपड़े क्यों उतरवाए जाते थे वहाँ पे? आई डोंट क्या क्या के उतरवाए? अब इतने कपड़े पड़े ना, मुरीदों के ही हैं, जाहिर है वहाँ कोई लंडा बाजार थोड़ी लगा हुआ था, या वहाँ कोई सेल मार्केट थोड़ी है। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो मुरीदों के कुछ क्या के उतरवाए जाते होंगे ना कपड़े के, आप लोगों के गुनाह झाड़ रहे हैं या कुछ हो रहा है, होता है, टोटके टोने होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोला ऐसा कुछ नहीं बोला, बस ये बोला था कमीज उतार दो। कमीज उतार दो? जी। फिर आप लोगों ने वहाँ उतार दी? जी। पूछा भी नहीं कि क्यों कह रहे हैं? नहीं। तो उसके बाद कुछ पता नहीं? फिर वहाँ से भागने के बाद क्या हुआ? वहाँ से भागने के बाद वहाँ पे डेरे पे पहुँचा, वहाँ से मैंने उनको बोला कि मेरे साथ शदीद तशद्दुद हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त ये मौजूद हैं पेशेंट जिनसे हम बात कर रहे थे। इनके पाँव में जो है वो लगा रखा है, उन्होंने कड़ी भी लगा रखी है और ज़ख्मी भी हैं। अब वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं देखा, ये इंसानी दिमाग मानने को तैयार नहीं। और पेशेंट उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौकीर। तौकीर साहब, कैसी तबीयत है आपकी? अब पहले से बेहतर है। कहाँ चोटें आई हैं आपको? पूरी बॉडी पे, बैक पे,
सर पे, गर्दन पे, हाथ पे, पाँव पे। अच्छा, उस दिन क्या देखा था आपने वहाँ पे? कत्ल करने का तरीका क्या था? मेरा टाइम जो था वो 3:30 बजे का, जुमे वाले दिन का था। शिव कुएं का टाइम किस चीज़ का? मुझे उन्होंने बुलाया था कि 3:30 बजे वो मेहमान आ रहे हैं शेखुपुरा से। अच्छा। मैं 3:30-4 वहाँ पे पहुँचा था। उस टाइम ऐसा कोई सीन नहीं था, वहाँ पे कोई नहीं था। 3 लोग हमसे उनको रिसीव करने वाले थे। अच्छा, कितने मेहमान थे? 5 बंदे कौन लोग गाड़ी थे में वो? थे। रिसीवर्स पहले बता दूँ आपको। हाँ, रिसीवर्स बताएं। मोहम्मद हुसैन, मैं और तनवीर लड़का इस्लामाबाद अच्छा। का। हमें नहीं पता था क्या सीन है, हम तो जस्ट उनको रिसीव करने के लिए खाना बनाने लगे थे कि मेहमान आ रहे हैं, खाना बना लो। जी ठीक है। 4 बजे गाड़ी से उतरी हैं एक अब्दुल वहीद, एक डॉक्टर जफ़र, एक आसफ अली जो हमारी सरकार के बेटे थे, एक गुड्डू शाह और एक मानतीम। उन्होंने उतरते साथ मुझे कुछ नहीं पूछा ना बताया, सिर्फ इतना कहा कि तू ही मैनू जहर देती सी। मुझे तो समझ नहीं ये क्या कह रहे हैं। मैं कहा हाँ जी। इतना क्या उन्होंने कहा नू लंबा पालो। उन्होंने जस्ट मुझे पीटना शुरू किया। 6 बंदे थे जो मेरे साथ थे, वो भी मुझे मारना शुरू कर गए। सबने मारना शुरू कर दिया? आपके रिसीवर्स भी एक साथ? भी मेरे साथ नहीं था। अच्छा। मैंने ये हुक्म किसने दिया? वहीद साहब ने? जी वहीद ने। अच्छा। मैंने बताया कि जी मेरी सुन लो, मैं तो नहीं कुछ कराया, तुम क्यों मार रहे हो? इतने में उन्होंने कहा बस लंबा पा लो, दंद भांदो, नक भांदो, लत्तां भांदो दियाँ, इन्हू मरन मैं नहीं देता। 1 घंटा 20 मिनट में उन्होंने मारा है। मैं उसके बाद बेहोश हुआ हूँ। मैं जब गिरा हूँ तो इतना मुझे याद है, उन्होंने कहा इनू छोड़ दो, खाल उत्ते गुलजार ते इमरान फड़ लिया। ये 2 नाम मुझे याद है। जो वो कौन थे? एक तो हमारे चच्चू हैं बिल्कुल सामने, जिनका वो भट्टा है, दुनिया में नहीं है वो? नहीं है। एक इमरान जो मेरा दोस्त भी है, हमारा पीर भाई भी वो भी था, दुनिया में नहीं है? वो भी दुनिया में नहीं है। ये 2 का नाम सुना, उसके बाद ना मुझे होश थी, मुझे उन्होंने फेंका खारे पे। वहाँ पड़ा रहा हूँ। जब अगले दिन 11:30 बजे पुलिस आई है, चाचू रशीद लेके आए हैं, मैंने उनको आवाज़ मार के बुलाया तो पुलिस उस टाइम मुझे उठा के अपने साथ ले गई है। आप बता रहे हैं कि पुलिस 2 दिन बाद अगले दिन वहाँ आई है? जुमे जुमे वाले दिन मुझे मारा है पुलिस, हफ्ते की रात को इसका पहुंची मतलब है। ये 2 दिन कत्लो 2 दिन पहले हमें मार के फेंक दिया था। हम तो के साथ क्या होना चाहिए? सर उनको तो 100% फांसी होनी चाहिए। तमाम फॉलोअर जो बच गए हैं उनके लिए कोई मैसेज? बचे हम, जैसे अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी है, हम बच गए, अल्लाह की तरफ से बचे हैं। उन्होंने हमें मार के फेंक दिया था। बाकियों से भी फरियाद है कि वो बच जाएँ। नाज़रीन, ये तो वो पेशेंट्स हैं जिनको शायद अल्लाह पाक ने दूसरी ज़िंदगी दी है। अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं, मेडिकल सिचुएशन इनकी क्या है, इन्हें किस कंडीशन में यहाँ लाया गया था? नाज़रीन, इस वक्त डॉक्टर उस्मान इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट सर्जन भी हैं और पेशेंट्स को खुद भी चेक कर रहे हैं। डेड बॉडीज़ भी चूँकि इस हॉस्पिटल में लाई गई, तो डिटेल्स इनसे जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। पेशेंट्स हैं, इनको जिस वक्त लाया गया, इनकी कंडीशन कैसी थी, अब कैसी है? 95 शुमाली में जो वाक़या पेश आया, उसके बाद 4 इंजर्ड लोग हमारे पास लाए गए सर्जिकल इमरजेंसी के अंदर, जिसके अंदर 2 मर्द शामिल थे और 2 ख़वातीन शामिल थी। जब वो हमारे पास प्रेजेंट हुए, वो अनकॉन्शियस स्टेट में थे। अच्छा। और औरतें बरना हालत में थीं। अच्छा। 2 और उसको यहाँ के हमारे जो ड्यूटी स्टाफ उन्होंने कवर किया और कवर करने के बाद उनकी इनिशियल मैनेजमेंट शुरू की गई। जब उनकी इनिशियल मैनेजमेंट के दौरान उनका मुआयना किया गया तो चारों पेशेंट्स के अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि उनकी सर के पीछे, कमर के पीछे और टांगों के पीछे बहुत बड़े बड़े नील पड़े थे, जिनको साइंटिफिक टर्म में ब्रूजेस कहा जाता है। अच्छा। जो इस बात की निशानदेही करती थी कि मरीज़ों को बहुत बुरे तरीके से ब्लंट वेपन से इंजर किया गया है। किसी तेज़दार आले से किया? तेज़दार नहीं, डंडे और सोटों से। ये सब डंडे और सोटों की लग रही थी। मैंने अद्वियात देखी वहाँ पर जब हम लोगों ने विजिट किया उस आस्थाने का, तो क्या ऐसी कोई अद्वियात इनके ब्लड सैंपल्स में से मिली कि इनको नशावर अद्वियात दी गई हों? मेडिकल यूनिट ऑन कॉल को बुला के उनका मैदा जरूर वॉश करवाया। अच्छा, डेड बॉडीज भी लाई गई? कितनी थी? 20 डेड बॉडीज लाई गई हैं। उसमें फीमेल? उसमें 16 मर्द और 4 औरतें शामिल थी। पेशेंट्स अब क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर है? एक पेशेंट थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है आने वाले दिनों में, जो मरीज है उसकी रीनल किडनी का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने डिटेल्स हमसे शेयर की। नाज़रीन, पेशेंट्स की हालत क्या थी, किस तरह लाया गया, सफाकियत कैसे उन पर ढाई गई और किस कंडीशन में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए हॉस्पिटल तक वो आया और फिर मसीहाओं ने कैसे उन्हें बचाया, तो आप सुन ही चुके हैं। एक ब्रेक लेंगे, तो हम एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, मज़हब कहाँ इजाज़त देता है ऐसी चीज़ों की? हमारे मुल्क में जगह जगह श्राइन्स बन चुके हैं, लोग तोहम परस्ती में आ गए हैं। ये गद्दी नशीनी, इसका मज़हब में कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे साथ मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं और ये मकबूल जान साहब, उन्हीं से जानते हैं।
पहले तो बहुत शुक्रिया आर्या साहब कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि मजहब में गद्दी नशीनी का कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं, कतन कोई तस्वर नहीं। देखें, सबसे बड़ी शख्सियत तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स उनकी फौरी तौर पे जिन्होंने उनके साथ नमाज पढ़ाई और जो खिलाफत पे उनका कोई रिश्तेदारी का ताल्लुक नहीं था उनका, हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हज़रत उमर जो थे उन्होंने जिस वक्त जाने लगे तो अपना बेटा अब्दुल्ला बिन उमर था, कहा इसको मत बनाना, बाकी में से चुन लेना। इन लोगों ने कितना जायदादें बनाई, इन लोगों ने ना मकान बनाए ना महल बनाए। ये लोग सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की वहदानियत का प्रचार करते हुए इस दुनिया से चले गए। उसके बाद हुआ ये कि इनके ऊपर फिर मजावर बन बैठ गए। मजावर ने फिर कब्र फरोशी शुरू की है। इकबाल कहते हैं कि कुम बेइज़्निल्लाह कहने वाले रुखसत हो गए, अब मज़ारों पर मजावर रह गए या गोरकन। मजावर ने कब्र को बेचना शुरू किया और फिर उसके बाद शोबदाबादी की वो सारे एलिमेंट साथ में। सरगोदा का जो इंसिडेंट हुआ अभी उसमें 20 से 22 लोग मारे गए। अब्दुल वहीद नाम का मुलज़िम जिसने इतना दरिंदा से इकदाम उठाया, मुझे ये बताइएगा कि इसमें जैसे उसने लोगों को मारा, जैसे उसने लोगों का खून निकाला, उनके गुनाह झाड़ने के लिए वो उनका खून निकालता था, उन्हें मारता था, उनके कपड़े जलाने का कॉन्सेप्ट क्या है? देखें, हमारे यहाँ तवाहमात के हिसाब से जादू बुनाई तौर पे इसकी कैफियत ही ऐसी है। अच्छा, ये पाकिस्तान के साथ रिलेटेड नहीं है। मैं आपको बताऊं, 70s के अंदर एक बहुत बड़ा कल्ट अमेरिका में आया था कि जिन्होंने कहा था कि ये दुनिया जो है ये बिल्कुल अब ऐसी गुनाहों की सरजमीन बन गई हुई है जहाँ इंसानों को रहने की कोई जगह नहीं है। तो कोई 900 के करीब लोग जो थे, वो टेक्सास का इलाका था, उसके अंदर उसने कहा इज्तिमाई जहर पीते हैं, इज्तिमाई जहर पिया, उन्होंने खुदकुशी कर ली और 900 के करीब मर गए। इस्लाम में कहाँ इजाज़त है बरहना कर देना किसी भी इंसान? इस्लाम में तो बरहना क्या है, इस्लाम में तो साथ बैठने की तन्हाई की भी इजाज़त नहीं। अच्छा, और ये सब मुझे ये भी बताइएगा कि हमारे मज़हब में श्राइन्स की इजाज़त है? नहीं, इस तरह के श्राइन खानका की इजाज़त है। देखिए, कब्र बुनियादी तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कब्रिस्तान में जाने के लिए कहा गया था, कब्र पे जाते थे। हज़रत हमजा की कब्र पे हमेशा एक दिन मुकर्रर करके जाते थे, और एक 2 वजह से जाते थे। एक इस वजह से जाते थे, कहते कब्रिस्तान पे जाओ ताकि तुम्हें आखिरत याद रहे। अच्छा, और ये सब एक आदमी जो खुद को खुदा कह रहा है, एक मरे हुए शख्स को जिंदा करने की बात कर रहा है, वो क्या दायरा इस्लाम में है? देखिए, मरने हुए पढ़ने को जिंदा करने की तो किसी में भी ताकत नहीं है। सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये अल्लाह ताला ने ताकत दी थी, और वो भी क्या करते, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ, खुद नहीं, हुक्म अल्लाह का है कि अल्लाह ने मुझे कहा है कि तू उठ तो उठ। ये तो ताकत है ही नहीं। वो तो उसकी टांग काट दो तो अपनी टांग नहीं जोड़ सकता। जो बंदा डिप्टी इलेक्शन कमिश्नरी के ओहदे पे खुद को बहाल ना करवा सका हो, उसको निकाल दिया गया हो, इतनी उसकी ताकत नहीं है, मिन्नतें तरले करता फिर रहा था, वो बंदा लोगों को मुर्दे को जिंदा करेगा? सही। 99% बल्कि 100% श्राइन के ऊपर बरेलवी उलमा है। तो अहमद रज़ा बरेलवी ने खास तौर पे कहा है कि मज़ारों के ऊपर ना तुम तवाफ़ कर सकते हो, ना तुम अदब से खड़े हो सकते हो, उस से नमाज में खड़े हो जाता है, ना उनसे कोई हाजत मांग सकते हो, ना उनके ऊपर आप कोई चादर अगर एक चढ़ी हुई है तो दूसरी चादर नहीं चढ़ा सकते हो, ना उसके करीब अगरबत्ती जला सकते हो कि आग जलाना मना है मुर्दे। इतनी एहतियातें बताई गई हैं। औरतें नहीं जा सकती मज़ार के ऊपर, ख़ास तौर पर कहा गया, लेकिन कोई मौलवी मना नहीं करता, हालांकि उसी अहमद रज़ा बरेलवी को मानने वाले हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। और यह सब आपने हमें इस हवाले से जो है वो डिटेल सारी शेयर की कि इस्लाम में कहाँ गद्दी नशीनी की इजाज़त है। हमारे मुल्क में जो दरबार बने हुए हैं और जगह जगह यूँ कह लूँ कि कमाई का जरिया सिर्फ ये बनाए गए हैं, इस हवाले से हमसे बात की। नाज़रीन, ये तो मज़हब के हवाले से हमने बात की कि मज़हब में इसकी इजाज़त कहाँ है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट इसके हवाले से क्या कहते हैं? ऐसे शख्स को क्या कोई बीमारी लाहक है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है? इस हवाले से हम एक साइकोलॉजिस्ट से भी बात करें। इस वक्त हमारे नफ्सियात जहांरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले तो आपको वेलकम करूंगी जहांरा साहब प्रोग्राम में। उसके साथ एक फुटेज है, टीम पुकार के पास एक्सक्लूसिव फुटेज है, आप भी देख लीजिएगा, हमारे नाज़रीन भी देख लें कि मुलज़िम अब्दुल वहीद कहता क्या है, फिर उसकी दिमागी सूरत हाल क्या थी, ये तो हम बाद में इनसे बात करेंगे। पहले वो फुटेज देखिए। सर, गुस्सा है और आग बढ़ गया मैं, जैसे सलाद होता है, निचाल होता है, फिर मैंने एक को फाड़ के एक जगह काम होता था, बड़ा सा डंडा फुट जाता, ऊपर पैंट ऊपर बैठ जाओ, ऊपर
सर ये बच्चा था, मैं अगर बाहर था तो मैं मारता था, बच्चा फेंक देता था, 1-2 डंडे मार के बाद फेंक देता था, बस ये ड्राइवर ले जाता था। मैं तो गुस्से से आग मुझे तो जी चाहता था मैं मार दूँ इनको, मगर मैंने कहा मारूंगा तो मुझे पकड़ने के मारूंगा। अच्छा, ये आपको सबसे पहले शक कब पड़ा कि आपके मुर्शिद को भी इन्होंने जहर दिया? मुर्शिद ने मुझे खुद बताया था कि ये जहर देते हैं तेरे बच्चों को, मैं आखिरी साजिश तक लेके जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं मत चला जाऊंगा, लेकिन आखिरी साजिश पकड़ी जाएगी। वो मेरे मारने की आखिरी साजिश जो थी वो यहाँ पकड़ी गई, बस रह जाऊंगा। आप जरा किस्सा ऐसे हंसी वाली ठीक है, उठ जाएगा। आप इनसे वो बड़ा डीट आदमी है, लेकिन आप इन खवातीन से पूछ किस्सा में इसने कैसे कैसे प्लानिंग की थी और लोगों को ठोका बोला कि कसम मैं तुम्हें फला दी, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं दूंगा, मैं गद्दी का मालूम हूँ। अगर तुमने ये बात बताई किसी और को जहर दो, मैं गद्दी का मालूम हूँ, मैं दूंगा तुम्हें। जहारा साहिबा, आपने भी देखी कि मुल्ज़िम अब्दुल वहीद किस तरह से बयान अभी भी दे रहा है और अभी भी उसका मानना ये है कि शायद वो लोगों को ज़िंदा कर सकता है। ऐसे इंसान की जो इस दरिंदगी पे आ जाए, उसकी ज़हनी कैफियत क्या समझती हैं आप? ये कोई इसको डिसऑर्डर है या कोई और रीज़न आपकी नज़र में है कि ये क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि और रीज़न की तो क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि जो उसने एक्शन हम उसका देख रहे हैं वो किसी भी अपने नॉर्मल शख्स से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है, नॉर्मल तो हमें किसी भी जानवर को भी हमें हुक्म नहीं है इतनी अजियत देने का, अजियत दे के मारने का, और हम सोच भी नहीं सकते। दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है वो। देखिए, अपेरेंटली तो आप हम उसके साथ नहीं रहे, उसके लाइफस्टाइल से नहीं पता हमें, लेकिन बहरहाल अब वो क्योंकि जस्टिफाई करेगा चीज़ों को। और ये जो डिसऑर्डर है, जैसे पैरानॉइड, ही इज़ अ पैरानॉइड, ही इज़ अ साइकोटिक, ये वो चीज़ें हैं जो कि उसकी थॉट प्रोसेस होता है एक पूरा, जिसके बाद वो इतना बड़ा एक्शन लेता है। तो पैरानॉइड तो चलो इसको एक को समझ में आता है, लेकिन जो इसके फॉलोअर्स हैं वो भी क्या पैरानॉइड थे? क्योंकि वो एक दूसरे को, जहाँ तक हमने जब ये प्रोग्राम किया तो बहुत सारे इंकशाफात सामने आए कि वो लोग वहाँ पर ये प्रैक्टिस चलती रहती थी और अपने आप को जन्नत का टिकट दिलवाने के लिए और अपना जो खून ज़ाया करवाते थे वो जख्म की सूरत में होता था, वो उनके गुनाह झड़ते थे। तो क्या वो सारे फॉलोअर्स भी इतने लोग पैरानॉइड में इकट्ठे हो सकते हैं? एक्चुअली अनीला, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये जो पीरी फकीरी का रुझान है ये बहुत पुराना है, और ये बड़े सगीर पाको हिंद से चला आ रहा है, उससे भी बहुत पहले। और ये सूफीज़म और ये शराइन सिस्टम और ये फॉलोअर्स, पीरी मुरीदी, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इतनी कॉमन है कि हम लोग एक रुतबा देते हैं, एक दर्जे पे समझते हैं अपने पीर को। और जो मुरीद है ना, वो फिर ही इज़ बाउंड टू डू एवरीथिंग जो भी उसके पीर के मुंह से निकल जाए। ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, थेरेपी है या मेडिसिन? देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे बंदा, पेशेंट आपको मिलता है। बर्थ होता है, डिपेंड करता है, इसके डिफरेंट रीजंस हैं, साइकोलॉजिकल रीजन, सोशल रीजंस भी हो सकती हैं, फिजिकल रीजंस भी हो सकती हैं, जेनेटिकली भी आ सकता है। ठीक है, फैमिली टू फैमिली शिफ्ट होता है ये, और ये किस स्टेज पे पकड़ा जाता है। जैसे ये अब्दुल वहीद का जो केस है, तो इसमें तो मेडिसिन के बगैर इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। एग्रेशन की लेवल है कोई? एग्रेशन तो बहुत बेसिक है इसमें। यहाँ पे तो ही इज अ साइकोटिक ना, ये तो कुछ भी कर सका, मतलब उसका सैनिटी लेवल बिल्कुल जीरो है, उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। बहुत शुक्रिया जहारा साहिबा, आपने ये जो डिटेल्स दी इस पेशेंट के हवाले से। नाज़रीन, सिर्फ हमारा मजहब नहीं, दुनिया का कोई भी मजहब उठा के देख लें, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएं, हमारे अमेरिकन कंट्रीज़ में चले जाएं, हमारे मिडिल ईस्ट में आ जाएं, किसी भी मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी किसी मजहब में इजाज़त। टीम पुकार अपनी कोशिश जारी रखेगी कि हमारे मुल्क में, हमारे इस खूबसूरत से बागीचे में जिसको पाकिस्तान का नाम दे के हमने आज़ाद किया, यहाँ पर जो खिलते हुए फूल हैं उनको मसला जा रहा है, या जहाँ जहाँ पे कोई क्राइम हो रहा है, जहाँ पर सोशल इनजस्टिस हो रहा है, तो हम उसको रेस करते रहेंगे। आज के एपिसोड से मुझे नीला असलम को इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।